या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आप सभी मेरे साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। बीटीएस हिंदी क्लासेज में मैं एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और वह आशा करता हूं कि आप लोगों का अच्छा एग्जाम का जो प्रिपरेशन तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। और मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करते रहें। अगर मेरे अंदर कुछ कमियां आप लोगों को दिख रही है, कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है, तो आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हो। इससे मैं आप उन चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करने की कोशिश करूंगा। आज कहते हैं कि हे मुसाफिर चल चला चल, ये संसार एक घनघोर जंगल के समान है और ये घनघोर जंगल जो है, इस जंगल में कोई किसी का किसी तरह से साथ देना नहीं चाहता है, लेकिन हमें इस अकेले जंगल में, इस अकेले सफर में हमें अपनी मंजिल खुद ढूंढनी होगी। इन कांटों भरे संसार के इस जंगल में हमें अपनी मंजिल खुद ढूंढनी होगी। हे मुसाफिर उठ, अपनी कलम से तुझे अपनी मंजिल प्राप्त होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आगे की तरफ आपको लेके चलता हूं कि अब तक अपने वर्ण विचार के जो बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, उन बहुत सारे टॉपिकों के अंदर हमने स्वरों का विभाजन, व्यंजनों का विभाजन और किस किस आधार पे उनका विभाजन हमने किया है, वो सारा टॉपिक हमने इस चीज में पढ़ चुके हैं। अब हम जो 10वां भाग पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार का, वो 10वां भाग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे लास्ट वाला भाग माना जाता है, जिसमें से कई बार क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि उच्चारण स्थान से संबंधित क्वेश्चन वहां पर ज्यादातर पूछे जाते हैं, वर्णों से विभाजन से संबंधित क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। तो हमें तैयारी अपनी हिंदी भाषा में ऐसे मजबूती से करनी है कि जिस तरीके से हमें कहीं से भी वार हो, हम उस वार का सामना कर सकें। जिस तरीके से एक युद्ध में एक योद्धा जो होता है, उसकी निगाहें चारों तरफ से होती है कि कहीं से कहां से मुझे किस तरीके से युद्ध करना है। तो उसी तरीके से हमें कोई भी तैयारी करते समय, किसी भी विषय की तैयारी करते समय चारों तरफ से उसकी पूरी मैटर को हमें साथ रखना चाहिए। यही बात कि जीवन में हार हमारे चलती रहती है, हारने से ही हम आगे बढ़ेंगे। ये भी मेरा एक उद्देश्य ये है कि जितनी बार हमारी हार निश्चित होती है, हमारी सफलता उतनी मजबूत होती जाती है। जीवन में हर कोई इस चीज पे नहीं कर सकता कि मैं ये कर रहा हूं तो मैं इसमें पीछे रह जाऊंगा। इन चीजों को छोड़ो और अपनी तैयारी बड़े मजे के साथ में, बड़े आनंद के साथ में करो। किसी भी सब्जेक्ट को आनंद से पढ़ो। ये हमारे बाद में तय होगा कि हमारी जो मेहनत है वो मेहनत क्या रही है। चाहिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ विभाजन, जो वर्णों का विभाजन पढ़ा था, उस वर्णों के विभाजन में हमने बहुत सारी चीजें अब तक पढ़ी हैं। उत्पत्ति के आधार पर विभाजन पढ़ा था, जीवा के आधार पर, मुख्य मांसपेशियों के आधार पर, स्वरों के आकृति के, उष्ट आकृति के आधार पे। अब जो हम लास्ट वाला विभाजन पढ़ने जा रहे हैं वो होता है प्रकृति। प्रकृति या प्रकृति को हम बोलते हैं स्वभाव, यानी अपना नेचर। स्वभाव के आधार पर स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन। प्रकृति या स्वभाव के आधार पर स्वरों का विभाजन हमने दो प्रकार से किया है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, उन दो प्रकारों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला जो प्रकार हम पढ़ रहे हैं, इसके दो प्रकार हम देख सकते हैं। एक तो होता है अननुनासिक, अननुनासिक, या इसको बोल सकते हैं निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। अनुनासिक और निर्नुनासिक, ये दो पहला भेद हो गया। दूसरे भेद की हम बात करेंगे जिसको बोलते हैं अनुनासिक, अनुनासिक या सानुनासिक। ये अपने नेचर, प्रकृति के आधार पर, स्वभाव के आधार पर हम वर्णों को दो भागों में बांटते हैं। पहला जो है अनुनासिक, दूसरा अननुनासिक, और दूसरा अनुनासिक। जो उपसर्ग लगा हुआ है अन, अन का मतलब होता है बिना और अनु का मतलब होता है पीछे। यानी इस मतलब जो ध्वनियां नाक के साथ साथ में, और उनका उच्चारण कहां से होता है वो भी देखेंगे। अनुनासिक यानी जिनका कहीं एक स्थान से केवल उच्चारण होता है, वो पढ़ेंगे। दोनों भेदों को हमने यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भेद की बात करते हैं हम। अननुनासिक, अननुनासिक या निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होगी। जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण
जिन स्वरों का उच्चारण नासिका से न होकर अपितु केवल मुख से होता है। जिन स्वरों का उच्चारण नासिका से न होकर अपितु केवल मुख से होता है, केवल वो ध्वनियां, वो स्वर जिनका उच्चारण केवल नासिका से मुख से होता है, नासिका से उनकी ध्वनि नहीं निकलती है, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। कहते हैं हिंदी की जो ध्वनियां होती है, अगर हमें ध्वनियों का अच्छे तरीके से ध्यान होता है तो हम हिंदी भाषा का मानक रूप, हमारी व्याकरण का मानक रूप प्राप्त कर सकते हैं, यानी उस मानक रूप को हम अच्छे तरीके से जान सकते हैं। इसके उदाहरण अपन पढ़ेंगे। उदाहरण के अंदर हम कौन सी चीज देखने जा रहे हैं? उदाहरण के अंदर हम देखेंगे जैसे कौन कौन सी अनुनासिक ध्वनियां होती है वो जानेंगे। जैसे देखे ए, आ, ई, ऊ, री, ओ, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। ये जो ध्वनियां हैं, ये ध्वनियां हमारी अनुनासिक होती है, मतलब इनका उच्चारण केवल मुख से होता है, क्योंकि स्वर हमेशा मुख से बोले जाते हैं, नासिका से उनकी ध्वनि नहीं निकलती है। हम आगे की बात करेंगे, दूसरे नंबर का जो भेद देखेंगे हम। नंबर 2, अनुनासिक या सानुनासिक। अनुनासिक या सानुनासिक, ये जो ध्वनियां हैं ये कौन सी होती है, इनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण नासिका के साथ साथ मुख से भी होता है, मुख से भी होता है, या ध्वनि निकलती है, हम मान सकते हैं उन्हें अनुनासिक या सानुनासिक बोल सकते हैं। इनको सानुनासिक कहते हैं। ये ध्वनियां कौन कौन सी होगी? अनु का मतलब होता है पीछे, यानी मुंह के साथ साथ में जिन ध्वनियों की आवाज नासिका से भी निकलती है उनको बोलेंगे अनुनासिक। जैसे हम उदाहरण की बात करते हैं, जैसे उदाहरण में देखो ए, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये होते हैं। अब इसमें देखो जो अनुनासिक और अनुनासिक में दोनों में क्या अंतर है कि अगर इसमें चंद्रबिंदु लगा हुआ है, इस चंद्रबिंदु की वजह से इसकी आवाज मुख के साथ साथ में नासिका से भी लगेगी, जैसे हम बोल के देख सकते हैं आराम से। साथ ही एक चीज और ध्यान रखनी होगी हमें कि जिन स्वरों के ऊपर पहले से मात्रा लगी हुई है, उस मात्रा के साथ में हम केवल इस चंद्रबिंदु के लिए हम केवल बिंदु का प्रयोग करेंगे। कैसे कि जैसे हमने ई लिखा और ई की पहले से मात्रा लगी हुई थी, तो इसके लिए हमने केवल इसके एक बिंदी का प्रयोग किया है, हमने अनुस्वार का प्रयोग किया इसमें। जैसे ए है, ओ है, औ है, लेकिन इनकी आवाज इनका जो उच्चारण होगा वो उच्चारण हमारी नासिका से होगा। तो ये ध्यान रखने की बात होगी कि जैसे अपन कहीं से शब्द देखते हैं ईट, अब ईट शब्द जो होता है, इस ईट शब्द पे एक बिंदी लगी होती है, इस बिंदी का उच्चारण जो होगा वो चंद्रबिंदु के रूप में होगा। जैसे मैंने लिखा सोंठ, अब इसमें औ की मात्रा लगी हुई है और साथ में एक बिंदी लगा दी, तो इसकी आवाज किस में निकली? सोंठ। जैसे मैंने लिखा एक भैंस,
अब भैंस में 2 मात्रा लगी हुई है और इसके साथ में चंद्र बिंदु हम नहीं लगा सकते हैं, तो जिन शब्दों पे चंद्र बिंदु नहीं लगता है उनके साथ में मात्रा के साथ में एक बिंदी लगाई जाती है, वो अनुस्वार होती है। तो इनका उच्चारण जो होता है वो मुख के साथ साथ में नासिका से भी होता है। तो इस तरीके से हम इसके बारे में जान सकते हैं। ये हमने प्रकृति के आधार पर या स्वभाव के आधार पर स्वरों के 2 भेद पढ़े। पहला अननुनासिक या जिसको निर्नुनासिक भी बोल सकते हैं। दूसरा ये कौन सी ध्वनियां होती है जिन स्वरों का उच्चारण केवल और केवल नासिका से होता है, नासिका से न होकर के मुख से होता है, उनको बोलते हैं हम अननुनासिक या निर्नुनासिक। और जिन स्वरों का उच्चारण नासिका के साथ साथ में मुख से भी होता है या मुख के साथ साथ में नासिका से भी होता है, उन ध्वनियों को हम अनुनासिक या सानुनासिक बोलेंगे। अनु का मतलब होता है पीछे, और पीछे मतलब नासिका के साथ साथ में वहां की जो आवाज है वो मुख से भी निकलती है। तो ये 2 भेद हमने, आप कह सकते हो कि हमने उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन किया था, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन किया था, मुख के आधार पर, मुख की मांसपेशियों के आधार पर हमने इसकी विभाजन किया था, जीवा के आधार पर इसका विभाजन किया था, प्रकृति के आधार पर या स्वभाव के आधार पर इसका विभाजन हम कर चुके हैं। यानी ये 8 प्रकार इसके कंप्लीट हो चुके हैं।